बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 18 जो है वो कैंपस नेटवर्क सर्विसेज के एक सेकंड पार्ट है। कैंपस नेटवर्क सर्विसेज के अंदर हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क के बारे में, लाइक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। ठीक है, इसी तरह आज हम इंटीग्रेटेड वायरलेस के बारे में पढ़ेंगे। और इस ब्रीफ ओवरव्यू, अगर आप इंटीग्रेटेड वायरलेस पढ़ने के बाद ये समझें कि जी आपको वायरलेस नेटवर्किंग समझ आ गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपने वायरलेस नेटवर्किंग पढ़नी है तो आपको CCNA वायरलेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वायरलेस के अंदर आज हम फिर रिव्यू देखेंगे कि कैंपस नेटवर्क के अंदर वायरलेस एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मुझे कंपनी में काम करने का मौका मिला जिसके अंदर अराउंड जो से 2-3 हज़ार जो से हैं वो पीसीज थे। तो 2-3 हज़ार पीसीज के साथ साथ कि उस नेटवर्क के अंदर ना वायरलेस का कोई आइडिया नहीं था। तो एवरीबडी टॉक अबाउट वायरलेस। जो भी नए लोग उस कंपनी में काम करने आते थे वो कहते थे प्रीवियस कंपनी में वायरलेस होता था, इस कंपनी में वायरलेस क्यों नहीं, वायरलेस क्यों नहीं, वायरलेस क्यों नहीं। हमारे जो CIO था उसको सबसे बड़ा मसला यह था कि ही डोंट लाइक वायरलेस, उसे वायरलेस सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। तो मुझे याद है कि मैं इन एंड आउट को 4 या 5 दफ़ा अपने डायरेक्टर के साथ उसके पास गया और हम लोगों ने एक्सप्लेन किया व्हाट द वायरलेस इज और वायरलेस हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉन्ग टाइम। फाइनली वी गेट द वायरलेस इन, और जब हमने वायरलेस लगाया तो पीपल वर हैप्पी। तो आजकल के दौर के अंदर जो है वायरलेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, यानी अंडरस्टूड चीज है कि आपके पास वायरलेस एक्सेस होगी। अगर आपके वायरलेस एक्सेस नहीं है, इट्स लाइक अ शॉक इन 21st सेंचुरी। ठीक है, अभी मुझे अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वायरलेस से ही कनेक्ट होकर ये लेक्चर सुन रहे होंगे, अगर आप लोग सुन रहे हुए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक्चुअली हम सिस्को की बात कर रहे हैं। तो सिस्को ने, अगर आप लोगों को पता है, रिसेंटली एक कंपनी कॉल्ड मिराकी को बाय कर लिया। ठीक है, मिराकी जो सी है ना वो क्लाउड बेस्ड वायरलेस सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। ठीक है, तो वायरलेस लैंड और वायर्ड लैंड सॉल्यूशंस थे मिराकी के। ये मिराकी का जो सा MR वायरलेस लैंड रूटर है, ये उसके स्विचेस हैं, ये उसकी सिक्योरिटी अप्लायंसेस हैं, ये क्लाउड मैनेजमेंट एंड मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है। ठीक है तो सिस्को जो सा है अब अपने लेटेस्ट लेक्चर्स के अंदर या सिस्को लाइव सेशंस के अंदर मिराकी का बहुत जिक्र करता है। सो सिस्को एक्चुअली मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जो सा है कुछ अरसे में जो सा उस चीज़ को उसको रिप्लेस करके और ये मिराकी के ही इक्विपमेंट को लिया गया। ये जो है ना मिराकी की वायरलेस AP है, इसके साथ इसको किसी कंट्रोलर के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में इसका वर्जन नंबर MR66 है। तो मिराकी इज लाइक अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज टॉपिक। मिराकी के बारे में सिस्को ने बात नहीं की, सिस्को ने अपने बारे में बात की है, मगर मिराकी इज अ पार्ट ऑफ सिस्को। ठीक है, तो वायरलेस 802.11 स्टैंडर्ड हम लोगों को पता है, सारा कुछ क्लियर है। अगर आप लोगों ने वायरलेस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस गो। और मेरा जो CCNA के अंदर जो मैंने वायरलेस मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 9 के अंदर पढ़ाया हुआ है, ICND 1 के अंदर, वो पढ़ लें। ठीक है, मेरे ख्याल में वो लेक्चर इससे ज्यादा हेल्पफुल होगा, मगर इसके अंदर ना थोड़ी सी और डिटेल में जाऊंगा मैं। वायरलेस लैन जो है एक बात जो सी है कंफ्यूजन क्लियर करता चलो। वायरलेस लैन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा हाफ डुप्लेक्स होती है, बिकॉज ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग जो है एक ही टाइम पे स्टेशन रिसीव और ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट्स लाइक अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट हो रही है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इस वायरलेस इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर कोई आपको कहता है कि जी ये वायरलेस जो सी है 300 Mbps की है, मैं इसका बहुत डसा हुआ हूँ, तो ये एक्चुअली 300 Mbps नहीं होगी, ये वो 150 Mbps होगी फुल डुप्लेक्स के अंदर। ठीक है, यानी अगर आपने 300 Mbps वायरलेस को कंपेयर करना है अपने 150 ईथरनेट के साथ, तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये 300 Mbps हम सुन के आप ये ना समझेंगे ये 300 Mbps आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है जो सा है वायरलेस के अंदर कोलिजन होती ही होती है। ठीक है, कि अगर दो डिवाइसेस हैं, उसकी वजह क्या है, स्पेक्ट्रम या आपकी जो मीडियम है वो सिमिलर है। आपने एक ही डिवाइस के पास डाटा भेजना है या एक ही मीडियम के ऊपर डाटा भेजना, तो कोलिजन होगी। और बैक टू इट्स रूट्स पे जब हम जाएं तो हमें क्या पता है, CSMA CA क्लूजन अवॉइडेंस जो सी है टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। CA स्टैंड्स फॉर क्लूजन अवॉइडेंस। ठीक है, तो क्लूजन अवॉइड करते हैं। क्लूजन अवॉइड हम किस तरह करते हैं, बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड और अ फंक्शन कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेट फंक्शन। ठीक है, वो एक टाइमर्स की जिस तरह हमने बात की। से फॉर एग्जांपल एक मीडियम है, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर तमाम डिवाइसेस ने कम्युनिकेट करना है। ठीक है,
से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने वायरलेस एपी लगा दी और ये फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूजर ए ने मीडियम सेंस किया, उसने देखा कि इस मीडियम के ऊपर कोई डाटा नहीं है, तो उसने क्या किया, अपना एक फ्रेम भेज दिया, ठीक है, उसने एक फ्रेम भेज दिया, दिस इज फ्रेम ए, ठीक है। और ये DIFS है। DIFS क्या मतलब होता है, DCF, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन चैनल, ठीक है, इंटरफ्रेम स्पेस, ये IFS का मतलब है इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस का क्या मतलब है कि एक चैनल भेजा, उसके बाद DIFS जो कि रैंडम टाइमर है, इतनी देर वेट करके फिर अगला चैनल भेजेगा, अगला फ्रेम भेजेगा, मगर हर फ्रेम को भेजने से पहले वो मीडियम को सेंस करेगा कि मीडियम पे कोई डाटा तो नहीं जा रहा। अगर मीडियम पे डाटा जा रहा होगा तो क्या होगा, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। ये हमारी नीचे वाली पिक्चर के अंदर, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, सिस्को की बुक ने दी है, कि मैंने जो सा है एक फ्रेम भेजा जो कि मैं भेज चुका था, ठीक है। ये वाला मेरा जो फ्रेम है, ये यानी ये यहाँ पे टाइम स्पेन है, ठीक है। मैंने एक फ्रेम भेजा, उसके बाद मैं थोड़ा अरसा वेट किया, ठीक है। इसी टाइम के अंदर, इसी ड्यूरेशन के अंदर जब मैं दूसरा फ्रेम भेज रहा था या कुछ कर रहा था, तो उसने क्या किया, यूजर बी ने नेटवर्क सेंस किया। उसने जिस तरह नेटवर्क सेंस किया, उसने देखा कि भाई ये तो अभी चैनल बिजी है, तो उसने क्या किया, रैंडम बैक ऑफ कर लिया। रैंडम बैक ऑफ का मतलब, अब ये टाइमर है 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स का, सिर्फ 7 सेकेंड्स तक अब ये वेट करेगा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। इसने अब 7 सेकेंड्स तक वेट किया, मीडियम के ऊपर कुछ नहीं जा रहा था। इसी दौरान जो सा है यूजर सी का रैंडम बैक ऑफ टाइमर खत्म हो गया, ठीक है, और यूजर सी ने अपना डाटा भेजना शुरू कर दिया। ये यूजर सी का जो सा डाटा जा रहा है, विच इज फ्रेम सी, स्पेसिफिक टाइम में। अब जिस तरह यूजर सी का जो सा है फ्रेम सी पहुंच जाएगा, उसके बाद उसका DIFS शुरू होगा, ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन चैनल, इंटरफ्रेम स्पेस, कि भाई एक चैनल भेजने के बाद DIFS भेजता है, DIFS भेजा, DIFS इज लाइक अ टाइमर, ठीक है। से मैंने इसे कहा कि ये 5 सेकंड का टाइमर था, 5 सेकंड का टाइमर था, और ये भी 5 सेकंड का टाइमर था, ठीक है। 5 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हुआ। अब यूजर बी इज एबल टू सेंड इट। यूजर बी ने यहां पे सेंड करना क्यों नहीं शुरू किया, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जिस तरह यूजर बी का ये टाइमर खत्म हुआ, यूजर बी ने चेक किया कि भैया मीडियम अवेलेबल है, मीडियम अवेलेबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि फ्रेम सी सेंड हो रहा था उधर से, ठीक है। तो उसने फिर दोबारा अपना रैंडम रीसेट, अपना टाइमर रीसेट किया। से फॉर एग्जांपल उसका टाइमर कहीं यहाँ रीसेट हुआ, उधर भी टाइम नहीं था, फिर उसने दोबारा रीसेट किया उस बेचारे को। अब यहाँ विंडो मिली है, जिसने उसे यहाँ पे विंडो मिलेगी, वो अपना डाटा ट्रांसमिट करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये बात देखें कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि एट अ टाइम सारे यूजर्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल हम एपी की बात करें, तो एपी ने एट अ सेम टाइम रिसीव नहीं कर सकती बहुत सारे लोगों के पास से, ठीक है। यानी रियल टाइम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। एट अ टाइम सेंड होगा, क्योंकि मीडियम शेयर्ड है, ठीक है। अब मीडियम शेयर्ड की कैसे मिसाल दी जा सकती है, आपको अगर हब के आर्किटेक्चर का पता तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपकी एपी 1500 लोगों से रिसीव कर सकती है, मगर आपका मीडियम शेयर हो रहा है। मीडियम क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बज़ाहिर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है या बहुत स्लो प्रोसेस लगता है, मगर ये काफी फास्टर है। तो अगर आपको ये बात मैं बताऊं और उसके बाद मैं आपको कहूं कि आपको 150 Mbps स्पीड मिलेगी या 100 Mbps मिलेगी या 60 Mbps तो मिल ही जाती है, मिलेगी, यू वुड रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है। कि ये जो से हैं, ये कोलिजन अवॉइडेंस की टेक्निक है, सेंसर। और अच्छा, अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों डिवाइसेस का जो टाइमर है एट सेम टाइम ट्रिप करे, दोनों सेंस करें और दोनों ट्रांसमिट करना शुरू कर दें। क्वाइट पॉसिबल। इसीलिए वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। अगर मैं सेंडर हूं और मैंने कोई डाटा सेंड किया और मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो मैं एज्यूम करूंगा मुझे ये वो फ्रेम दोबारा सेंड करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल यूजर ए ने ये फ्रेम सेंड कर दिया था, अब वो आगे फ्रेम ए की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई और उसे यहां पे दोबारा विंडो मिली है, तो वो दोबारा फ्रेम ए ही सेंड करेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस यूडीपी टाइप कम्युनिकेशन की जिस तरह हम बात करते हैं, जिसमें कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है, वो अलग स्टोरी है, ठीक है। मगर एक्नॉलेजमेंट्स के साथ अगर हम बात करें, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम टीसीपी या, मैं प्रोटोकॉल डिटेल्स में नहीं जाता, तो हमें एक्नॉलेजमेंट के बगैर पता नहीं चलता कि हमारा डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है या नहीं, ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये सारी डायग्राम आपको यहां समझाने का यही मकसद था कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो सी है, और मोस्टली हाफ डुप्लेक्स, आई वुड से ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स।
और स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है CSMA CA यूज हो रहा होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन यूज होते हैं जिसके अंदर आउट से रैंडम टाइमर यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह यूजर ने डाटा सेंड करना है, उसने चैनल देखना है, अगर चैनल पे कोई डाटा नहीं है, साइलेंट है, तो अपना डाटा ट्रांसमिट कर देगा। दैट इज इट, ठीक है। दिस इज हाउ योर वायरलेस कम्युनिकेशन हैपेंस। बेसिक्स ऑफ वायरलेस है, ठीक है। वायरलेस लैन बिल्डिंग ब्लॉक। वायरलेस लाइन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि आपके पास एक यूजर है, उसके पास एक वायरलेस डिवाइस है या वायरलेस एडेप्टर लगा हुआ है जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। सेम इज ट्रू विद योर मोबाइल फोन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ट्रांसमीटर या रिसीवर टाइप की कोई चीज है, और वो आपके सिग्नल जो से हैं आपके कैप्चर कर रहा है, और आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अब टेलको लेवल से थोड़ी सी ऊपर जाके अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक टर्म यहाँ पे यूज हो रही होती है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, SSID, ठीक है, जिसे हम SSID ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने घर में एक वायरलेस AP लगाई हुई है, ठीक है, और वो जो सी है वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही है, ठीक है। उसके हर फ्रेम के अंदर जो सी है ये SSID इंफॉर्मेशन हुई होती है। एवरी फ्रेम जो वायरलेस का आपके पास आ रहा होता है वो SSID कंटेन कर रहा होता है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर आपने अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा सिक्योर करना है तो आप जी SSID ब्रॉडकास्ट डिसेबल कर दें। हाँ, किसी अगर आप ये काम कर देंगे तो कोई एक्सीडेंटली आपके नेटवर्क में नहीं पहुंच सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर किसी ने आपका नेटवर्क एक्सेस करना है या हैक करना है तो उसके लिए SSID कोई मायने नहीं रखती। उसने स्निफिंग करनी है वायरलेस सिग्नल्स की, उसे फ्रेम मिल जाएगा, क्योंकि आप तो स्टॉप नहीं कर सकते। आप क्या वायरलेस के सिग्नल को स्टॉप कर सकते हो? मेरे घर की दीवार से बाहर नहीं जाना, नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ वो फ्रेम उठाएगा, उसमें से कहेगा मुझे डिस्प्ले कर दे तमाम SSID, उसे SSIDs नजर आ जाएंगी, उसे पता चल जाएगा कितनी SSIDs मुझे ओपन नजर आ रही है, कितनी हिडन है। दैट्स इट। हाइडिंग द SSID विल नॉट सिक्योर योर वायरलेस लैन। ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है जो लोग भी है। मैंने अब अक्सर वो लड़कों की वीडियोस देखी है या वो ब्लॉग्स देखे, हाइड द SSID। हाइडिंग द SSID विल नॉट सिक्योर योर नेटवर्क। आज हम सिक्योरिटी नहीं पढ़ रहे, बस बेसिक मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। एवरी फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है तो कोई भी आपका फ्रेम कैप्चर कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है वायरलेस फ्रेम कैसे कैप्चर करना, ठीक है। आपकी जो वायरलेस एडाप्टर जो आपके लैपटॉप्स के अंदर लगे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द एडाप्टर प्रोमिस्क्यूअस मोड में काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको डिफरेंट मेड एडाप्टर चाहिए होते हैं जो वायर शार्क कंपेटिबल हो, ठीक है। आपने पीसी के ऊपर जाकर वायर शार्क चलाएं, और आप अगर घर में बैठे हुए या किसी बिजी जगह में बैठे हुए तो आप सबके वायरलेस सिग्नल कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। वायरलेस फ्रेम्स आप से, ठीक है, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है तो फ्रेम्स कैप्चर नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, मुझे सबका नहीं पता, मगर ARPCAP इज द इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको वायर शार्क भी रिकमेंड करती है। अगर आपने कभी भी किसी नेटवर्क की वायरलेस पेन टेस्टिंग करनी है या वायरलेस सिक्योरिटी चेक करना है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें एक जगह जो सा है वायरलेस पेन टेस्टिंग का मौका मिला, तो मैं जब उस नेटवर्क में गया तो उन्होंने कहा जी हमने बड़ा सिक्योर किया हुआ नेटवर्क। मैं कहा अच्छा, वो तो बाद में पता चलेगा। प्रीशिएट की यूज कर रहे थे वो लोग, बहरहाल देयर प्रीशिएट की वाज प्रीटी स्ट्रांग, ठीक है। मैंने काफी बड़ी डेटाबेस के अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक किया था, तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट थिंग। ब्रूट फोर्स नहीं, डिक्शनरी अटैक यू कैन से इट, नॉट अ ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये ARPCAP मैं लेके गया, उन्होंने 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क चलाया था, 2.4 यूज नहीं कर रहे थे, सो आई हैव टू गो बैक, ऑर्डर अप नए वाला जो वायरलेस एडाप्टर मुझे ऑर्डर करना पड़ा जो 5 गीगाहर्ट्ज के लिए कंपेटिबल है। आई गो इनटू देयर नेटवर्क, नो SSID एट ऑल, फ्रेम कैप्चर किया, SSID फाइंड आउट किया। SSID फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने नेटवर्क के ऊपर मैक बेस्ड सिक्योरिटी लगाई हुई थी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा वायरलेस का नेटवर्क है, और अगर किसी बंदे ने मेरे वायरलेस के नेटवर्क के पास ऊपर कनेक्ट होना है तो उसे एक तो प्रीशिएट की चाहिए होगी, उसकी PSK बहुत अच्छी थी, प्रीशिएट की बहुत स्ट्रांग थी, AES बेस्ड इंक्रिप्शन भी लगी हुई थी, ठीक है। मगर उन्होंने उससे पहले एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या लगाई हुई थी, उन्होंने मैक एड्रेस फिल्टरिंग भी लगाई हुई थी कि अगर उसने अपनी वायरलेस AP को ये मैक एड्रेस नहीं बताया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये मैक एड्रेस जो है कभी भी विद करेक्ट प्रीशिएट की ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। तो उसका तरीका क्या होता था, यूजर अपना मैक एड्रेस लेके वायरलेस एडमिन या सिस्टम एडमिन के पास जाता था या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो अपना वायरलेस लैन कंट्रोलर के तो वो मैक एड्रेस जो है व्हाइट लिस्ट में डालता था, उसे टिक कर देता था, और उसके बाद यूजर कनेक्ट होता था, ठीक है। तो उसका तरीका क्या था, अगर आप लोगों को पता है कि क्या करना है, आपने एग्जिस्टिंग ये यूजर्स उस वायरलेस AP के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनमें से किसी को भी एक को नॉक ऑफ कर दे,
ठीक है, और आपको उसका मैक एड्रेस पता चल जाएगा क्योंकि फ्रेम्स हवा में ही ट्रेवल कर रहे हैं, और आप अपने आप पे मैक एड्रेस प्रूफ कर लें, तो आपने फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो SSID जो सिक्योर की हुई थी वो भी बाईपास कर ली, मैक एड्रेस भी बाईपास कर ली, अब आपने PSK फाइंड आउट करनी है, दैट इज अप टू यू। ठीक है तो जो एयर पी कैप है वो आपके वायरलेस स्निफिंग के लिए यूज होती है वायर शॉक के साथ। ठीक है, अच्छा बहरल दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टॉपिक, ये वैसे ही मैं इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। तो SSID एवरी फ्रेम के अंदर ट्रेवल कर रही है, इफ इट मैच बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर दे कैन कम्युनिकेट। सो मैंने कहा ये मेरा सेंडर है, ये मेरी वायरलेस AP है, और ये मेरा PC है। ठीक है, हम दोनों एक ही SSID के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, और मेंबरशिप विद AP इज कॉल्ड एसोसिएशन। जब मैं AP मुझे सिक्योरिटी चैलेंज भेजती है और मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टू एंड फ्रॉम करके ऑथेंटिकेट हो जाता हूँ, तो दिस वन ट्रस्ट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएशन, कि हमारी एसोसिएशन डेवलप होगी। क्लाइंट सेंड एन एसोसिएशन रिक्वेस्ट, जो यूजर है मेरा लैपटॉप है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, AP कनेक्ट बैक टू द कंट्रोलर, कंडीशनल डिपेंड करता है कंडीशन कि अपना नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, तो कंट्रोलर कहेगा अच्छा मुझे ये फंक्शन दो, ये वैलिडेट करके दो, तो आप वैलिडेट करोगे यूजर नेम, पासवर्ड, पॉपअप विंडो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, AP फंक्शन इज लाइक अ ब्रिज वायरलेस डाटा फ्रॉम एयर टू अ नॉर्मल वायर्ड नेटवर्क। जो आपकी एक्सेस पॉइंट होती है वो नॉर्मली कुछ एनवायरनमेंट में सिस्को ने अभी भी बहुत सारी APs यूँ अवेलेबल हैं कि आप जो से हैं अगर आपने बहुत दूर तक जाना और आपके पास वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप AP टू AP ब्रिज करके भी लेके जा सकते हो। मगर नॉर्मली जो कैंपस नेटवर्क के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं होता। कैंपस नेटवर्क के अंदर टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है कि ये आपकी AP लगी हुई है, ये आपके LAN के स्विच के साथ लगी हुई है। ठीक है, यूं AP लगी हुई है और ये आपके LAN के स्विच के साथ लगी, इसी तरह ये AP लगी हुई, ये LAN स्विच के साथ लगी, दैट इज इट। ठीक है, और एक AP एट अ टाइम मल्टीपल SSID ब्रॉडकास्ट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल एक AP SSID ब्रॉडकास्ट कर रही है मेडिकल, यहाँ पर भी मेडिकल, यहाँ पर भी मेडिकल, और एक इन दो सारी SSID जो सी एक SSID ब्रॉडकास्ट कर रही है IT और IT। उसकी वजह क्या है, मैंने AP के पीछे जो वायरलेस LAN कंट्रोलर लगाया हुआ है जो इन तमाम APs के साथ कम्युनिकेट करता है, और ये तमाम APs इसके बगैर काम नहीं कर सकती, उसको आगे हम जाके डिटेल में देखेंगे। मैंने उस पर एक ACL लगाई हुई है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई हुई है, कि IT के लोगों को फुल एक्सेस देनी है, मैनेजमेंट या मेडिकल के यूजर्स को डिफरेंट। आप देख रहे हो अब जब आपके पास बड़ा नेटवर्क हो जाता है, जब भी कोई चीज बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, चॉप इट इनटू पीसीज, सेग्रीगेशन। ठीक है, कि इस लेवल को क्या एक्सेस देनी, इस यूजर को क्या एक्सेस देनी, इस यूजर को क्या एक्सेस देनी, इस यूजर को क्या एक्सेस देनी है। ठीक है, तो जब आप यूजर्स को ही सेग्रीगेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट SSID, तो आपके लिए नेटवर्क के एक्सपेंशन और मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। और जब हम बिगर वायरलेस नेटवर्क की बात करें, ट्रस्ट नहीं, हम एक या 100 या 200 यूजर्स की बात नहीं करते, हम 4-4, 5-5 हजार यूजर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और 4-4, 5-5 हजार यूजर 4-5 हजार डिवाइसेस नहीं लेकर आते, हर यूजर के पास 2-2 डिवाइसेस होती है, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 3 होगी, ये तो 15,000 यूजर हो गए फिर तो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सेग्रीगेट योर नेटवर्क। ठीक है, आपने गेस्ट यूजर बनाया हुआ, गेस्ट यूजर लगाया हुआ। ठीक है, मैं आपको एक हम आखिर में एक छोटी सी डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वायरलेस सेल। ठीक है, वायरलेस सेल क्या होता है, वायरलेस सेल ये कि एक AP के जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ये वाली जो मेरी AP है वो रफली जो सी है की बाउंड्री रफली 2 सेल्स के साथ टच हो रही है। अब मसला क्या है, मसला ये क्या है, व्हेन AP सेल्स ओवरलैप एडजेसेंट AP कैनॉट यूज द आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की बहस में नहीं पढ़ रहा, आई एज्यूम कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता हैं, क्योंकि अगर आप मेरा CCNA पढ़कर आ रहे हैं या पुराना CCNA आप लोगों ने पढ़ा तो आपको पता है। अगर आपने नया CCNA पढ़ा तो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं पता। अब ये ज्यादती है, अब ये सिस्को के एंड पे ज्यादती है, मेरी साइड पे कोई ज्यादती नहीं है। अगर आपने मेरे उर्दू IT अकेडमी के CCNA के लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको 2.45 गीगाहर्ट्ज का पता होगा। मैं अभी उस डिबेट में नहीं जा रहा। तो मैंने कहा जी ये जी चैनल 1 पे है, ये मेरा चैनल 1 है। अब अगर मैं इस डिवाइस को भी चैनल 1 के ऊपर रन करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो एरिया होगा ये कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया होगा, यहाँ पे पॉसिबल ड्रॉप आउट्स होंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि इसको चैनल 1 पे रन करूं, इसको से चैनल 6 पे रन कर लिया, इसको चैनल 11 पे रन कर लिया, या इसको चैनल 1 पे दोबारा रन कर सकते हो क्योंकि ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। और आप ये वाला एरिया देख रहे हो, व्हाट वी डू विद दिस वन, ये अब उस बंदे का फॉल्ट है जिसने नेटवर्क का सर्वे किया था।
ठीक है। मगर पॉसिबल हो सकता है कि इस जगह पे जो है कंपनी की लिफ्ट लगी हुई हो या स्टेयर केस हो, हमें स्टेयर केस के अंदर वायरलेस सिग्नल चाहिए नहीं चाहिए, तो उस वजह से उसने ये गैप छोड़ दिए। अगर गैप बढ़ाने आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। एक सेकेंड, मुझे मैं ये जी देखें, अब आप हम थोड़े से गैप से एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ी सी एपी यहाँ नीचे को मूव की 1-2 फीट, बस ये इस दीवार पे लगा दी, और ये नहीं जी, हमने अपने सारे गैप एडजस्ट कर लिए, ठीक हो गया। बट वट विल हैपन टू द यूजर्स दैट आर हेयर, मुझे नहीं पता ठीक है। तो ये गैप्स मैंने गैप इसलिए रखे थे ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं। मूविंग फ्रॉम वन एपी टू अनदर इज कॉल्ड रोमिंग, कि एक एपी से दूसरी एपी की तरफ, यानी ये अगर उसका मेरी एपी का फुटप्रिंट है, मैं एपी ए से मूव करता हुआ एपी 2 पे चला जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड रोमिंग। अब अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस था एपी ए के पास 1.1.1.1 और यहाँ पे भी मेरे पास 1.1.1.1 पड़ा हुआ है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा आईपी चेंज नहीं हुआ। अगर मेरा आईपी चेंज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड लेयर 3 रोमिंग। मैं पॉसिबली अपने वायरलेस नेटवर्क के अंदर लेयर 3 रोमिंग नहीं करवाना चाहता, ठीक है। आइडियली लेयर आईपी चेंज होगा तो आपको पता आईपी एड्रेस इतनी जल्दी इतनी स्विफ्टली चेंज नहीं होगा कि यूजर नोटिस ना करे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है डाउन टाइम फेस करना पड़े 1, 2, 5, 7 सेकंड का, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन पावर, ठीक है। ट्रांसमिशन पावर क्या, कि मैं अगर इसको बाहर निकल आऊँ और मैं कहूँ कि मैंने वापस ये इनको अपनी एपीज को ये यहाँ पे ले आया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये दोबारा मेरे पास गैप बन गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एपी को कहा कि एपी जो है तुम ना अपना सिग्नल बढ़ा दो, तो ये एपीज ने जो से हैं अपने सिग्नल बढ़ा दिए और इनकी कवरेज ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये एपी की कवरेज एरिया ज़्यादा हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिट पावर। मगर ट्रांसमिट पावर के अंदर एक छोटा सा कैच है, आप अपनी एपीज को अगर हायर ट्रांसमिट पावर पे चलाएंगे तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तमाम एपीज को अगर आप फुल ट्रांसमिट पावर पे चलाएंगे, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर पे चलाएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये कि आपका एपी का कवर्ड एरिया बढ़ जाएगा। अगर मेरी एपी पहले इतना सा एरिया कवर कर रही थी, अब ये एपी इतना एरिया कवर कर रही है, और उससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो इतना एरिया कवर करिए। अब इसका नुकसान क्या है, एपी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो मैक्सिमम क्लाइंट्स कितने बढ़ा सकती है। अगर ये इधर थी तो इसके पास 10 क्लाइंट्स थे, अब ये इतने होगी तो इसके पास 20 क्लाइंट हो गए, इधर होगी तो 100 क्लाइंट्स इकट्ठे हो गए। अब 100 यूजर जब एक एपी के साथ कनेक्टेड होंगे, एपी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर 100 यूजर्स हो जाएगी, क्राउडेड होगी, कंजेशन हो जाएगी और बाकी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप, और कुछ कंट्रीज जो से हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाई ट्रांसमिशन रेडिएशन है ना, ठीक है, हाई ट्रांसमिशन या हाई ट्रांसमिट पावर पे नहीं भेज देना चाहते। मगर आप अगर कम कर देंगे तो ये भी ना हो कि आपके इतने से एरिया के अंदर 4 या 5 एपीज हो, 5 एपीज लगी तो आपके लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज तो वैसे ही सेटअप करना आजाद हो जाएगा, अगर एक दूसरे के साथ इतना ओवरलैप कर रही होंगी। तो इसके लिए मॉडरेट अप्रोच अपनानी पड़ती है, दैट डिपेंड्स, आपको रिकमेंडेड गाइडलाइंस हर वेंडर की एपी के हिसाब से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। हमें एक जगह मेडिकल हेल्थ सेक्टर में काम करने का मौका मिला, वो तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड था, यूरोप के अंदर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड कि आपने इससे हाई लेवल पे जाके ट्रांसमिट पावर नहीं रखनी, ठीक है। तो ट्रांसमिट पावर देखनी पड़ती है, ठीक है। ओवर क्राउडेड एज लेस एपी, सारा डिटेल डिस्कस कर चुका। तो आपको जो सेल डिजाइन है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए जो से बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट टूल वाज कॉल्ड एकाहू, ठीक है। एकाहू जो सा है इज अ वेरी फेमस टूल, वेल नोन टूल है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम एक कंपनी का मैप लेते हैं, डायग्राम लेते हैं, डायग्राम लेने के बाद जो है वो एक, उसे क्या कहते हैं, डोंकी वर्क, मैं इसको कहता होता हूँ, डोंकी वर्क करते हैं। डोंकी वर्क जो है आई डोंट लाइक इट, अल्लाह का शुक्र है कभी करने का मौका नहीं मिला मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, ठीक है। आई हैव डन इट कपल ऑफ टाइम्स, मगर रेगुलर एज अ जॉब जो है परमानेंट नहीं किया। कि आप क्या करते हो, ये देखो, अगर आपको ये डायग्राम बड़ी क्लियरली समझ आ रही है, बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, कि मैंने ये जो इंसान है यहाँ पर एक एपी लगाई, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाया, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंड बना हुआ होता है, जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास प्रॉपर मेड इक्विपमेंट होता है। उसने वो एपी लगाने के बाद ये मैप अपने पास उस सॉफ्टवेयर में लोड किया, और उसने कहा, अब उसने अपने पीसी को कहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पे खड़ा हूँ, फिर यहाँ पे खड़ा हूँ। वो एक्चुअली यूं चल के गया है, ठीक है। ये यूं इसने इतना, ये सारा चलता रहा है।
यानी वो हर जगह थोड़ा सा चल के क्लिक किया उसने कि भाई मैं यहाँ पर पहुंच गया, मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं कि डिवाइस इज कैपेबल। ये बहुत गलत, बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती कि ये सॉफ्टवेयर है, मैं चलता रहूंगा, मुझे डिटेक्ट करता रहेगा। आपने हाथ में टैबलेट या लैपटॉप पकड़ के ये सॉफ्टवेयर लोड करके उसे बताना है कि ये यहाँ पे एपी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं इधर पहुंच गया, अब मैं इधर। ये जिधर जिधर ये डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब इस बंदे ने यहाँ यहाँ जाके क्लिक किए हुए। ठीक है, जितने वो ज्यादा क्लिक करेगा उतनी अच्छी डायग्राम बनेगी, उतना अच्छा सर्वे होगा। तो इस सर्वे से ये पता चलता है, ये इट सीम्स कि ये इस बिल्डिंग के अंदर ना ये जो दीवारें हैं ना ये काफी स्ट्रांग है। आप अगर देखो ध्यान से तो ये दीवारें इतनी स्ट्रांग है कि ये वायरलेस के सिग्नल्स बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे। और ये मेरे ख्याल में रफली, मैं इसको अगर मैं बड़ा सिक्योरली देखूँ ना तो ये सिर्फ इतनी सी जगह कवर कर रहा है। तो मुझे बहुत एपीज लगानी पड़ेंगी। ये देखो इसने दूसरी एपी यहाँ लगाई है, मगर इस टाइम सिर्फ मैप इस एपी का लोड हुआ हुआ। उसने फिर दूसरी एपी यहाँ लगाई है, तीसरी यहाँ लगाई है, चौथी एक्सेस पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है, और छठा सातवां कहीं वहां लगाया हुआ। ठीक है, और देखो मेरा कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे सिग्नल देना, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये देख रहे हो आप, ये सारे का सारा रेड हुआ हुआ, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक तो सिग्नल जा ही नहीं सकते। आप देख रहे हो जिस तरह दीवार से बाहर जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द वेट मटेरियल ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी डिटेल्स है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। आई विश यू ऑल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। एकहू सॉफ्टवेयर है, ट्रायल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, मगर इफ यू वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस गिव इट अ ट्राई। ठीक है, आपने घर का सर्वे बना लो, घर का डायग्राम बना के सर्वे करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एपी एंड अ स्विच। ठीक है, मेरे पास एक एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, और ये दूसरा एक्सेस पॉइंट है। ये एक्सेस पॉइंट से जो केबल निकल के मेरे स्विच में जा रही है, इस ट्रंक। मुझे ट्रंक बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरी SSID ए है वो मेडिकल की है, और मेडिकल VLAN 10 है, और SSID बी जो सी है वो IT है, और IT इज अ VLAN 20। सेम इज द केस हेयर, VLAN 10 VLAN 20। अब अगर इस AP पे SSID 1 SSID ए के यूजर ने इसके साथ कम्युनिकेट करना, तो वो ट्रैफिक एक्चुअली कुछ यूं ट्रेवल करेगी, स्विच से होके जाएगी। अब स्विच को पे अगर मैंने यहाँ पर पोर्ट एक्सेस बनाई होती तो उसने उस ट्रैफिक को आने नहीं देना था, इसलिए यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। और अगर आप नॉन सिस्को वेंडर से बात करें तो फिर टैग्ड एंड अनटैग्ड पोर्ट के आप झमेले में फंसे रहेंगे। ठीक है, सब प्रीटी सिंपल। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मेरे देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, और एपीज के ऊपर भी जिस तरह मैंने वॉइस के अंदर डिस्कस किया था कि बहुत सारी, ऑलमोस्ट एवरी एपी राइट नाउ इज पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, और कुछ PoE प्लस भी देती है। ठीक हो गया, सिस्को IP फोन, सॉरी अबाउट दैट। डोंट नो। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो जिधर तक हम पहुंचे हैं, हमने ये देखा कि जी वायरलेस एपी क्या है। ठीक है, और अब वायरलेस एपी के अंदर की डिप्लॉयमेंट के दो तरीके हैं। एक, वायरलेस एपी के अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल दो, तुमने IP एड्रेस देना है, तुमने ये देना है, तुमने वो देना है। एक, दो, चार, पांच एपीज वाले नेटवर्क के अंदर ये काम करता है। मगर जब आप उससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको एक आर्किटेक्चर विच इज कॉल्ड सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क डिप्लॉय करना पड़ता है। सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क के अंदर क्या होता है, क्या आपके पास एक या एक से ज्यादा वायरलेस लैन कंट्रोलर्स होते हैं। वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या काम करते हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतने लैब्स होते हैं। ठीक है, लैब, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। ठीक है, LWAPP भी लिखते हैं उसे। ठीक है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, और लाइट वेट एक्सेस पॉइंट कहते हैं उसे, LWAPP एक और चीज है। ठीक है, और और उसको कुछ लोग जो से डंप एपी भी कहते हैं। डंप एपी में ये मैंने पिछले दिनों भी एक बंदे के पास से सुनी, इस वजह से मेरे जहन में आ गई। मगर नॉर्मली लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट एक ऐसा एक्सेस पॉइंट होता है जिसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, वो डंप होता है। ठीक है, तो जिसने डंप कहा उसने सही कहा, डंप टर्मिनल की तरह। ठीक है, सिर्फ उसको 3-4 चीजों का पता होता है, बाकी सारे काम जो है वो आपका वायरलेस कंट्रोलर कर रहा होता है। ठीक है, ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो है ना, ये इसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए था मेरे ख्याल में, ये डायग्राम में गलत लिखा हुआ। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो है ना अपने कंट्रोलर के साथ एक टनल बनाता है। ठीक है, ये जो बनी हुई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल और कैप वेब। ये LWAPP जो सा है ये सिस्को का स्टैंडर्ड है, और कैप वेब जिस तरह एज यूजुअल RFC स्टैंडर्ड है।
इसका मुझे स्टैंडर्ड नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल में 4118 है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैप वेब जो है ना, कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। सो हम जब सिस्को एनवायरनमेंट में बात करते हैं LWAPP की बात कर रहे होते हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके पास जितनी एपीज होंगी वो सारी की सारी कम्युनिकेशन कर रही होंगी वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ, और ये इनकैप्सुलेटेड होती है। और होता क्या है कि लाइट वेट एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, ठीक है, लैप, ठीक है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के अंदर एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है और वायरलेस लैन कंट्रोलर में डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ सेशन की शेयर कर रहे होते हैं यूजिंग दैट डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। काफ़ी इन डेप्थ है, जब आप CCNP वायरलेस पढ़ेंगे तो उसमें आपका कंसर्न होना चाहिए, नॉट राइट नाउ। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो टनल बनी हुई होती है, इसके अंदर दो किस्म की कम्युनिकेशन हो रही होती है। वन इज कॉल्ड कंट्रोल मैसेज एंड वन इज कॉल्ड डाटा मैसेज। कंट्रोल मैसेज क्या कि ये जब एपी से कोई कमांड आ रही है वायरलेस कंट्रोलर तक, या वायरलेस कंट्रोलर से कोई एपी को मैनेजमेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, दे आर एनक्रिप्टेड बिटवीन वायरलेस लैन कंट्रोलर एंड एपी। मगर इस यूजर का जो डाटा है वो इस टनल के अंदर इनक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? अब इस जगह पे सिस्को या बाकी तमाम वेंडर ये ज्यूम करते हैं कि ये आपका कॉपर नेटवर्क है, और ये कॉपर नेटवर्क जो है आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, कुछ लोग इसके बारे में एक स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इस कॉल्ड SLAAP स्लैब, ठीक है, सिक्योर लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। आपकी बुक ने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ, बहुत कम जगहों पे डिस्कस है, क्योंकि इस लेवल पे इंक्रिप्शन चाहिए है या नहीं, इस बिग क्वेश्चन मार्क। अगर ये मेरा नेटवर्क है तो आई वोंट बॉदर माय डिवाइसेस के इंक्रिप्शन करें यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने अपने नेटवर्क के ऊपर FTP डिसेबल किया हुआ है और कोई भी एक टेलनेट डिसेबल किया हुआ है, तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि मेरे पास एप्लीकेशन ही वो चल रही हैं जो इंक्रिप्शन यूज करती हैं, तो एक इंक्रिप्शन उसके ऊपर एक और इंक्रिप्शन डाल के जिंदगी मसले में डालने की वाली बात है, ठीक है। द मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन वायरलेस लैन कंट्रोलर। तमाम फंक्शन जो से वायरलेस लैन कंट्रोलर देखता है। लैब इज लेफ्ट विद द ड्यूटीज इन लेयर 1 एंड लेयर 2 के कनेक्ट करेगा, वायरलेस सिग्नल सेंड कर रहा है, SSID हर फ्रेम के अंदर डाल रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन करने की रिक्वेस्ट करता है या एसोसिएशन रिक्वेस्ट करता है तो मैं वो रिक्वेस्ट पास ऑन कर देता हूँ, दैट्स इट। ऑथेंटिकेशन, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, पॉलिसीज, फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट, सारा काम आपका जो है वायरलेस लैन कंट्रोलर पे हो रहा होता है। आगे चलते हैं। अब WLC के फंक्शंस कितने हैं? WLC के ये 4-5 थोड़े फंक्शंस हैं। डायनेमिक चैनल असाइनमेंट कर रहा होता है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 APs लगाई हुई हैं, ठीक है। अब ये AP जो सी चैनल 1 पे चल रही है और ये AP भी चैनल 1 पे होगी किसी वजह से, तो ये आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे होंगे। तो WLC के पास एक ऐसा मेथड होगा जिससे उसे पता चल जाएगा ये AP से बता रही है कि भैया कोई गड़बड़ है, तो वो जिस तरह स्ट्रेट अवे जो वायरलेस कंट्रोलर इसे कमांड भेजेगा कि तुम चैनल 6 पे स्विच हो जाओ, डायनेमिक चैनल असाइनमेंट होगी। ट्रांसमिट पावर ऑप्टिमाइजेशन के देखती है कि अगर मेरे साथ वाली एपी है किसी वजह से डाउन हो गई है तो इसको कहती है अच्छा तुम अपनी कवरेज बढ़ा दो, तुम भी अपनी कवरेज बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग वायरलेस कवरेज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि अगर जो सा है एक एपी डाउन होगी दूसरी एपी को कवर कर लेगी, अगर प्राइमरी कंट्रोलर डाउन हो गया तो बैकअप कंट्रोलर के पास ट्रांसफर कर देगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर कर रही होती है कि मुझे कहीं से इंटरफेरेंस तो नहीं आ रही, मेरे साथ कोई रोग एपीज तो कनेक्ट नहीं हो रही, मुझे कोई ऐसे एपीज तो नजर नहीं आ रहे, यानी ये एपी बैठी हुई खुद भी SSIDs मॉनिटर कर रही होती है, मेरे इर्द गिर्द कितनी SSIDs, और ये वायरलेस लैन कंट्रोलर को बता रही होती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। वी विल गो बियॉन्ड द टॉपिक। ये मेरे पास वायरलेस एपी है, ठीक है, ये सिग्नल सेंड कर रही है, ठीक है, कर रही है, एवरीबडी हैप्पी। अब आप मुझे अब अगर मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया ना तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें मैं बहुत सारी चीजें गलती से ऐसी कह सकता हूँ जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, CCNA, CCNP, CCDP, RPSP जो भी है उससे बाहर होंगे, ठीक है। तो ये वायरलेस एपी है और ये वायरलेस एपी जो सी है अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है बैक एंड पे, ये इसके कंट्रोलर साहब लगे हुए हैं, ठीक है। और ये एपी ना किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर लगी हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कॉन्फ्रेंस में लगी तो क्या मतलब है। उन कॉन्फ्रेंस वालों ने इस कंपनी को कहा, जिस तरह मीटिंग हॉल्स बुक होते हैं, उन्होंने कहा भैया हमें ये जो एपी है ना, यानी हमारे जो यूजर्स आ रहे हैं, ये आपकी बिल्डिंग में जितनी एपीज लगी हुई हैं ये सारी एपीज लगी हुई हैं, ठीक है, इन तमाम को जो सा है
पे एक्सेस दे दो हमें। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी कॉन्फ्रेंस क्या है जी? हमारी कॉन्फ्रेंस उर्दू IT अकेडमी के तमाम स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने जो सी है, हमारी बिल्डिंग का नाम जो सा है वो है सुपर कॉस्मोपॉलिटन होटल। ठीक है, पता नहीं कोई होटल हो भी ऐसे SCH। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, SCH के ऊपर जाएं और वहां पे आप यूजर नेम दे UITA और पासवर्ड दे दें UITA2014। ठीक है, हमने अपने तमाम जो यूजर्स ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे उन सबको बता दिया ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। सब कनेक्ट हो गए। ये यूजर जो से हमारे आगे कॉन्फ्रेंस में, और हर एक ने जो है अपना लैपटॉप उठाया, कनेक्ट कर लिया। एंजॉइंग द फ्री इंटरनेट, सर्फिंग द फ्री इंटरनेट, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक है, अब होगा क्या? अब एक मलिशियस यूजर भी होगा इस नेटवर्क के अंदर, जाहिर होगा। उसने क्या किया? उसने ना अपनी यहाँ पे एक SSID जो सी है, अपनी एक AP लेकर आया और उस AP को कहा कि तुम जो सा है यही सेम SSID ब्रॉडकास्ट करो। उसने SSID ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, कौन सी SSID थी? SCH की। ठीक है, क्या होटल का नाम मैंने बताया था? कॉस्मोपॉलिटन होटल। ठीक है, सुपर कॉस्मोपॉलिटन होटल। ठीक है, अब इस AP को कहा कि तुम्हारे पास जो भी रिक्वेस्ट आए तुमने फनल कर देनी है वो रिक्वेस्ट इस AP के पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस AP को कैसे पता कि इस AP तक डाटा पहुंचाने का तरीका क्या है? वो वायरलेसली इसके साथ रजिस्टर होगी एज अ क्लाइंट, एज अ लैपटॉप, एज अ PC। ठीक है, ये एज अ PC कैसे कनेक्ट होगी? क्योंकि ये चीज तो ढकी छुपी नहीं है ना, ये तो सबको पता है जितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। वेरी गुड। अब इधर एक मेरे जैसा बंदा पहुंच गया, उसे भी बेचारे को 3G कनेक्शन नहीं था उसके पास मोबाइल में। उसने देखा सिग्नल आ रहा है, वो कनेक्ट हो जाएगा किस AP के साथ? इस AP के साथ लॉग इन करेगा अपनी इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर, अपने हॉटमेल के अकाउंट्स के अंदर। तो क्या वो सारे का सारा डाटा मैंने यहां पे अपना एक लैपटॉप लगाया हुआ है और स्निफ कर रहा है वो हैकर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, डू आई? नो। उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब होता क्या? अब यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ दोस सिक्योरिटी थिंग्स। आपको अगर पता हो कि हमारे पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है SSL के अंदर, इसको TLS 1.0। आपके बहुत दुनिया के बहुत सारे वेब सर्वर्स अभी तक TLS 1.0 सपोर्ट करते हैं, एंड TLS 1.0 हैज अ नोन वल्नरेबिलिटी। अभी भी मैं बेट करता हूं आप लोग सारे अपने बैंकिंग एप्लीकेशन वेबसाइट्स के ऊपर जाओ और सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करके देखो। आई वुड बेट 50% ऑफ यू वुड बी यूजिंग TLS 1.0। दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, SSL जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली आइडियली वी शुड नॉट बी यूजिंग TLS 1.0। कंपनीज को अपनी वेबसाइट से डिसेबल कर देना चाहिए। हमारी कंपनीज इस वजह से नहीं करती, दे डोंट वांट टू अनॉय देयर कस्टमर्स। और अगर TLS 1.0 होगा, जो कि होता है और मुझे पता है होता है, और वो क्रैक हो जाएगा और इट्स अ बिग प्रॉब्लम। समझ आ गई? तो होना क्या चाहिए? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट? अ वेरी गुड मॉनिटरिंग ऑन दिस वायरलेस कंट्रोलर। क्योंकि जिस तरह ही इस वायरलेस कंट्रोलर को, जिस तरह ही ये वाली AP लगेगी, तो ये वाली AP इस वायरलेस कंट्रोलर को रिपोर्ट करेगी कि मुझे मेरे सिग्नल्स के बीच में ही एक AP नजर आ रही है विच आई थिंक इज अ रोग AP, और वो AP ब्रॉडकास्ट कर रही है SSID विच इज SCH। तो आइडियली अगर आपने अच्छे मॉनिटरिंग टूल्स, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छी सॉक कॉन्फ़िगर की हुई है, तो उस सॉक को पता चल जाएगा यार हमारे नेटवर्क में कोई ऐसी वायरलेस AP आई हुई है जो हमारे वाली SSID ब्रॉडकास्ट कर रही है, मगर वो हमारे वायरलेस लैन कंट्रोलर से रजिस्टर्ड नहीं है। व्हाई इज दैट? वो फाइंड आउट करेंगे ये AP कहां पर है। ये जी AP फ्लोर 3 के ऊपर है। फ्लोर 3 के कौन से पोर्शन पे है? नॉर्थ में है। अच्छा, नॉर्थ में है तो फिर कहां पे है? दे विल स्पॉट द AP। अब आप में से बहुत सारे सोचेंगे स्पॉट कैसे करेंगे? अब इतना दिमाग ना खाओ यार, खुद कुछ भी सोच लो। AP डाउन करके देख लो, वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, डायनेमिक क्लाइंट लोड बैलेंसिंग। क्लाइंट लोड बैलेंसिंग कर सकता है ये, फ्लेक्सिबल क्लाइंट मॉनिटरिंग करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, सारा कुछ करता है। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट की सारी स्टोरी है। ठीक हो गया? तो हमने देखा आज WLC के ऊपर क्या काम है। WLC पे सारा काम हो रहा होता है। ठीक है,
लाइट वेट एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं कर रहा होता। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट सिर्फ सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा, आपको कनेक्ट करेगा, पीछे से क्वेश्चन पूछेगा और आपको आने देगा नेटवर्क में, ठीक है। और WLC से कंट्रोलर के दरमियान एक इनकैप्सुलेटेड टनल होती है जिसमें मैनेजमेंट ट्रैफिक इंक्रिप्टेड होती है, नॉन मैनेजमेंट ट्रैफिक इंक्रिप्टेड नहीं होती। वेब पेज, क्योंकि वेब पेज पे क्यों जाना पड़ेगा कि सिस्को ने आपकी बुक में जितने वायरलेस लैन कंट्रोलर के स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं, मॉडल बताए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी ओल्ड। ये सिस्को का वायरलेस लैन कंट्रोलर है, इसमें से एक केबल निकल के 2 केबलें, 3 केबलें, 4 केबलें डिपेंडिंग ऑन द साइज ईथर चैनल बन के आपके कोर स्विच में जा रही होती हैं, और आपके कोर स्विच से आगे फिर जो है स्टैक्स लगे हुए हैं स्विचेस के, और उन स्टैक के साथ फिर आपकी वायरलेस एपीज लगी हुई हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ आ रही है, ठीक है। ये वायरलेस एपीज है, ये मेरा स्विच है, ठीक है, समझ आ गई। अब आपने फर्दर रिडंडेंसी चाहिए तो आप क्या करते हो, ठीक है, आप यहीं से 4 केबल्स और लेते हो, वो चैनल बनाते हो, एक और WLC लगा लेते हो, ठीक है, जस्ट इन केस अगर ये डाउन हो जाता है तो दूसरे को टेक ओवर कर लेता है। ये मेरे ख्याल में 5000 सीरीज का WLC है, ठीक है। और मेरे ख्याल में कुछ नए जो मॉडल्स हैं, बल्कि अभी देखते हैं डाटा शीट में, उसके अंदर 10 गिग की सपोर्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसके अंदर हमने ये देखना है कि कितनी एपीज को सपोर्ट करता है, इसके अपलिंक्स कितने और ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैंने जो है सिस्को की प्रोडक्ट शीट मेरे ख्याल में खोली हुई थी, ये सिस्को के ऊपर आप वायरलेस के अंदर चले जाए तो ये यहाँ पे नजर आ रही होती है, ठीक है। वायरलेस के ऊपर एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स होते हैं वायरलेस के एक्चुअली। इंडोर एक्सेस पॉइंट्स, ये आपकी इंडोर एपीज है, 600 सीरीज की एपी है, ABGN को सपोर्ट करती है, 802.11 ABGN को, ABGN ये AC एक नया स्टैंडर्ड आया है जिसे ये लोग कहते हैं 1 गीगाबिट तक सपोर्ट करता है, विच आई डोंट ट्रस्ट, ओके, कभी नहीं ट्रस्ट करना, ठीक है, ठीक है। और ये साइज टाइप होम के अंदर है, ये मल्टी ड्वेलिंग के अंदर है, इंडोर ऑफिस स्मॉल है, आउटडोर ऑफिस है, लार्ज ऑफिस है, ठीक है। 2600 आई वुड से इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर द राइट नाउ, ठीक है। मगर इसके अंदर काफ़ी सारे फिर फर्दर फीचर्स हैं, ये मॉडर्नाइजेशन का ऑप्शन, और नंबर ऑफ रेडियोज इसके अंदर कितने लगे हैं, ड्यूल बैंड है, 2.45 गीगाहर्ट्ज, आज जितने मिलेंगे आपको इतना ही देंगे, ठीक है। ये 300 Mbps देता है, ये 4.3 Mbps देता है मैक्सिमम डाटा रेट, और ये 1.3 गीगाबिट देता है, ठीक है। ये माइंड दैट Mbps मैंने क्या बताया था, फुल डुप्लेक्स नहीं होगा, ये मल्टी इन मल्टी आउट और सारी स्टोरियां। अब ये मैं अगर ये बताने लगूं तो ये हर एक चीज के ऊपर लंबी लंबी स्टोरीज हैं। ये क्लीन एयर जो से सिस्को ने इंट्रोड्यूस की थी और ये अवेलेबल है, ठीक है। इंडोर एक्सेस पॉइंट्स, ये भी इंडोर है, ये भी इंडोर है, मुझे नहीं पता ये क्यों लिखे, अच्छा ये AC है, ये AC है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटडोर एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये बहुत बहुत ब्रिलियंट है, इनमें से कुछ एक्सेस पॉइंट ऐसे हैं जो -100 डिग्रीज मेरे ख्याल में, पता नहीं -50 -40 टेम्परेचर तक सपोर्ट करते हैं, और 55, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर 55 नहीं होता, आप 55 देखना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। इतने टेम्परेचर तक ये काम करेंगे, ठीक है। आप में से जितने लोग अभी सोच रहे हैं कहीं वाईफाई डिप्लॉय करने के लिए, तो दे कैन कंसिडर दीज एपीज, ठीक है। ये आउटडोर टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे इतने टेम्परेचर पे, ठीक है। ये PoE सपोर्टिव हैं या नहीं, PoE सपोर्टिव हैं, ठीक है। 802.3AF मेरे ख्याल में ये PoE प्लस है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर, जो हमारा मकसद है, ये वर्चुअल कंट्रोलर, इसको इग्नोर करें। 2500 सीरीज का कंट्रोलर है, ठीक है। ये स्मॉल मीडियम साइज है, डेस्कटॉप फॉर्म फैक्टर है इसका। मैक्सिमम मिनिमम AP तो 5 को सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम 75 को सपोर्ट करेगा। फिर इसके बाद 35, 60, 5500 प्रीटी कॉमन। मीडियम से लार्ज साइज एंटरप्राइज 1 रैक यूनिट का होता है, आपने 2, 3, 4 जितने लगाने लगा सकते हैं आप नेटवर्क में। मिनिमम एक्सेस पॉइंट 12, मैक्सिमम 500 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करेगा, 7000 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह 7000, और ये 3850 है। ये 3850 जो है ये सिस्को के स्विच फॉर्मेट में आया मेरे ख्याल में, एक सेकेंड, ये सिस्को स्विच के फॉर्मेट के अंदर आया, ठीक है। सिस्को ने जो नए सीरीज के स्विचेस निकाले हैं उसके अंदर है। 3750 के अंदर भी कुछ सीरीज थी जिसमें ये था। ये विज्म है, ठीक है। ये सॉरी रॉन्ग पेज, वायरलेस इंटीग्रेटेड सर्विसेज मॉड्यूल, आप में से जितने लोगों को सिस्को 6500 का पता होगा तो उन्हें पता होगा। इसकी बैक प्लेन जो आउटपुट है वो सिस्को 6500 की बैक प्लेन के इक्विवेलेंट है। फिर 8500 सीरीज का है जिसके अंदर 6000 एक्सेस पॉइंट्स यूज हो रहे होंगे। अगर मैंने ये डिप्लॉय करना होगा तो मैं मिनिमम 4 डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्लाइंट 64,000 क्लाइंट सपोर्ट करेंगे। आई वुड लव टू वर्क इन दैट नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर अपलिंक्स देख रहे हो आप, मैक्सिमम थ्रूपुट 10 गिग की है, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम थ्रूपुट जो है 60 गिग की है, ठीक है, GBPS की है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी थ्रूपुट आपको चाहिए, किस लेवल की थ्रूपुट चाहिए, कितने गिग, 10 गिग के इंटरफेसेस चाहिए, और बाकी, ठीक है। अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी है, आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट देखनी क्या है, ठीक हो गया।
तो हम लोगों ने डाटा शीट देख ली, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स को एक क्विकली नज़र मार लिया, वायरलेस लैन कंट्रोलर की लिमिटेशन देख ली, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो भी समझ लिया, टीएलएस की ड्रॉबैक्स भी देख ली हम लोगों ने। आगे चलते हैं, हाउ लैब कनेक्ट एंड जीरो टच जिसे हम कहते हैं। ठीक है कि भाई आपने एपी ली, सिस्को के पास से आई और एपी को उसके अपने नेटवर्क में लगा दिया और वो स्ट्रेट अवे जो सा उसको आईपी एड्रेस मिल गया और आपके लैन कंट्रोलर के साथ काम करना शुरू कर दिया, अपने लैन कंट्रोलर में जाकर उसे ऑथोराइज किया, दैट्स इट। ठीक है, लैब ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएससीपी सर्वर, जिस तरह ही लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, जिधर मैं लैब की बात कर रहा हूँ, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करता है, उसे डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिल जाता है। लैब लर्न्स द आईपी एड्रेस ऑफ अवेलेबल डब्ल्यूएलसी। सवाल ये पैदा होता है ये कैसे होता है? ठीक है कि भाई आईपी एड्रेस तो दे दिया, उसे डब्ल्यूएलसी के एड्रेस कैसे बताएंगे? आपको याद हो, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आपने एमसीएससी पढ़ा हो या एमसीआईटीपी पढ़ा हो मेरे पास से या कहीं से भी, तो आपको पता हो कि आपने जब डीएससीपी के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्कोप ऑप्शंस। ठीक है, वो स्कोप ऑप्शन 43 आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर को बताता है कि आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर ये है। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिस्को, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिस्को। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, तो सिर्फ आप उन्हें बताओगे मुझे ऑप्शन 43 के अंदर ये 4 वायरलेस लैन कंट्रोलर्स के आईपी एड्रेसेस डालने, तो आपके पास से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 वायरलेस लैन कंट्रोलर्स लगेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर भी सीधे नहीं बनते, क्या हालात है। ठीक है, ये आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कोर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास कोर लगी हुई है और ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन कोर के नीचे जो से आपके पास स्विचेस लगे हुए हैं, और हर स्विच के नीचे फिर एक वायरलेस एपी लगी हुई है, 1 2 3 4 जितने भी। ठीक है, कुछ एपीज इसके पास जा रही हैं, कुछ एपीज इस लाइन कंट्रोलर के पास जा रही हैं। ठीक है, लो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, बड़ा नेटवर्क आपका। कुछ एपीज इसके पास जा रही हैं और कुछ एपीज जो सी हैं वो ऑरेंज में इसके पास जा रही है। ठीक है, ये तमाम वायरलेस लैन कंट्रोलर्स। अब सवाल ये पता होता है सबको आईपी एड्रेस मिल रहा है, सबको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा वायरलेस कंट्रोलर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है? ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि आपने अपने पास डीएससीपी ऑप्शन देना होता है 43। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, लैब सेंड अ ज्वाइंट रिक्वेस्ट टू द फर्स्ट डब्ल्यूएलसी इन द लिस्ट ऑफ द एड्रेस। पहले वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास जाता है, उसे रिक्वेस्ट भेजता है। अगर वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट फुलफिल हुई हुई है तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, इतनी देर में वो दूसरे के पास रिक्वेस्ट कर लेता है और वो ज्वाइन कर लेता है उसे। ठीक है, अगर दूसरा नहीं करता तो तीसरा, तीसरा नहीं करता तो चौथा, चौथा नहीं करता तो वो बेचारे पे वो एक एलईडी लगी होती है, वो ब्लिंक ही करती रहती है। ठीक है, अगर वो ब्लिंक करना बंद हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, मेरे ख्याल में ग्रीन या ऑरेंजिश ग्रीनिश रंग है, ब्लूइश रंग है मेरे ख्याल में, ब्लू रंग जो सा होता है, वो इनके भी कोड्स हैं। ठीक है, वो भी याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, सीसीएनपी स्विचिंग के लिए नहीं याद करने पड़ेंगे, मगर अगर आपने काम करना है एनीवे। तो WLC कंपेयर्स द लैब कोड इमेज रिलेटेड टू द कोड रिलेटेड टू स्टोर्ड लोकेशन। ठीक है, रिलीज स्टोर्ड लोकेशन। तो ये जिस तरह WLC इसे ज्वाइन हो जाएगा, फिर देखेगा अच्छा अब मैं देखूं कि मेरे पास जो iOS रन हो रहा था, यानी इस एपी के पास iOS था 1.1.13। ठीक है, वो देखेगा कि इस कंट्रोलर पे यही iOS पड़ा हुआ है, ये देखेगा कि वहां पे तो 1.1.9 पड़ा हुआ है, तो ये इसको हटा के अपने आप को खुद ब खुद ही अपग्रेड कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड भी सिर्फ अपने कंट्रोलर पे करना होता है, एपीज पे खुद ही हो जाएगा। ठीक है, WLC AP बिल्ड अ सिक्योर लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल, या फिर ये इसको निकाल दो। ठीक है, सिस्को में ये टनल फॉर द मैनेजमेंट ट्रैफिक एंड लैब और CWAP टनल नॉट सिक्योर फॉर द वायरलेस क्लाइंट डाटा। वंस अगेन मैंने फिर दोबारा रिमाइंडर पुट कर दिया कि क्लाइंट डाटा को पुट नहीं करता, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, आप उसके बाद यूजर कनेक्ट करें। ठीक है, आई बिलीव दिस इज द लास्ट स्क्रीन। अगर आपको डीएससीपी का पता है तो डीएससीपी के अंदर ना ये स्कोप आपका बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका स्कोप है। इसके अंदर डिफाइन वेंडर क्लासेस, वेंडर की क्लास डिफाइन करने के बाद आपके अंदर स्कोप ऑप्शन के अंदर, ठीक है, स्कोप ऑप्शन के अंदर ऑप्शन 43 के अंदर आपको वो आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे। ठीक है, 43 ऑप्शन डिक्टेट करता है आपकी वायरलेस एपी को कि तुम्हारे वायरलेस कंट्रोलर्स कितने, अगर एक आईपी एड्रेस है तो सिर्फ एक के पास जाएगा, अगर 7 आईपी एड्रेस है तो 7 के पास जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने वायरलेस एपीज वायरलेस कंट्रोलर से डिफरेंट सबनेट्स में रख सकते हो, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनपी स्विच। ठीक है, मोबिलिटी एक्सचेंज एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं एक ऐसी एपी से कनेक्ट हूं जो मेरे पहले कंट्रोलर के पास जा रही है और मैं
एक ऐसी एपी की तरफ जा रहा हूं जो दूसरे कंट्रोलर से कनेक्ट हो रही है, मगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मोबिलिटी एक्सचेंज कर रही होंगी। ठीक है, जिस तरह होता है ना वो दो प्रिजन्स का एक्सचेंज होता है, प्रिजनर्स का एक्सचेंज। से फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री ए है, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। कंट्री ए से कोई यूजर कंट्री बी की तरफ जा रहा है तो वो बताता है ठीक है भाई ये यहाँ पे जा रहा है, तुम इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो। इसी तरह जब एक यूजर इस एपी से निकल के जब इस एपी के पास जाता है तो ये दो कंट्रोलर्स आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि भैया मैं अपना बंदा तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो मूव हो जाता है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती। दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी एक्सचेंज। सिर्फ ये टर्म समझाने के लिए ये कर रहा हूँ मैं। तो आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक टर्म समझाने के लिए कि मोबिलिटी एक्सचेंज जो सा है वो ये है कि अगर मैं किसी एक ऐसी एपी से कनेक्टेड हूँ जो कंट्रोलर वन से कनेक्टेड है और मेरे पास मल्टी कंट्रोलर एनवायरनमेंट है, तो एक कंट्रोलर से जब दूसरे कंट्रोलर तक मेरा यूजर ट्रेवल कर रहा है तो वो किस तरह करेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाती कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जो है मेरा जो वायरलेस कंट्रोलर है मुझे पता है उसे 1 गिग नहीं चाहिए, उसे ज़्यादा कनेक्शन चाहिए, तो मैंने उस वायरलेस कंट्रोलर के 4 कनेक्शन 41 से लेके 41, 42, 43, 44 4 केबल्स जो सी कनेक्ट की हुई हैं, उन्हें पोर्ट चैनल ईथर चैनल बना दिया। ठीक है, और ईथर चैनल के अंदर जाके .1Q कन्फिगर किया, ट्रंक अलाउ की 10, 20, 30। इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही वीलेंस हैं, मोर ट्रंक स्विच, spanning tree port, fast trunk, no shutdown. That is it. Being switching expert, being wireless expert, you have to do a lot more things. ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट समराइज कर लिया। हमने देखा कि हमारे पास एक प्राइम कंपोनेंट वायरलेस कंट्रोलर होता है, वो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और उस नेटवर्क के आगे जो से हैं स्विचेस लगे होते हैं या वायरलेस एपीज लगी होती हैं। ठीक है, ये मैं वायरलेस एपी बनाता हूँ जब भी ये यूं यूं के सिग्नल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर एक यूज़र ने इस यूज़र तक जाना है तो वो एक्चुअली थ्रू द वायरलेस कंट्रोलर जाता है। बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट सोल्यूशंस लेकर आती है जिसमें WLC का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जायरस एक ऐसी कंपनी है जो ग्रिड बेस्ड सोल्यूशन कनेक्टिविटीज देती है। ठीक हो गया, तो उसमें वायरलेस कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, मगर सिस्को बेस्ड सोल्यूशन जो वेल नोन सोल्यूशन है, सिस्को, अरूबा और बाकी डिफरेंट कंपनीज के जो सोल्यूशन हैं वो वायरलेस कंट्रोलर के साथ ही अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। नो वी डोंट हैव वाईफाई टॉक टू ईच अदर। ये एक पिक्चर मिली मुझे काफ़ी अर्से पहले, मुझे ये नज़र आई थी लगी हुई, मगर मैंने कहा आज दोबारा सर्च करता तो वो मेरे एक ख्याल में ये tools.com के ऊपर पड़ी हुई थी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक दूसरे से बात किया करें, बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके क्या पूरा दिन जो सा है वो कंप्यूटर पे ही बैठे रहें। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।